हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का ये सेशन नंबर 33 है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ऐसे किसी सेशन को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के नाम से। इसके हर एक सेशन में हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कुछ ग्रामर से और कुछ वोकैब से। हमारी ये कोशिश रहती है कि जिन 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें वो अच्छे लेवल के हों, ताकि एग्जाम्स में आप अच्छे क्वेश्चंस को कई बार जब स्किप कर देते हैं तो वह आपको स्किप ना करने पड़े, आप उन्हें भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकें। राइट, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्पॉटिंग एरर से, पढ़ते हैं। ही फेल्ट बैडली व्हेन ही वाज बिरेटेड बाय हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, यहाँ पे ऑफ लगाना मैं भूल गया। अब देखिए, he felt badly when he was berated by his parents in front of his friends। देखिए, berate का मतलब होता है किसी को डांटना। लिखा है कि उसे बड़ा गंदा लगा जब उसे उसके दोस्तों के सामने उसके पेरेंट्स ने डांटा। इसकी एरर ये है कि जहाँ पे आपने बैडली यूज़ किया वहाँ पर आपको बैड यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। दो रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि बैडली का मतलब तो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी से होता है, जैसे बैडली इंजर्ड, बैडली बीटन। और दूसरा जो बेसिक रीज़न है वो ये कि कुछ वर्ब हैं जैसे कि लुक, फील, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल। राइट, लुक, फील, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने मॉडिफायर के तौर पे एडवर्ब का यूज़ ना करके एडजेक्टिव्स का यूज़ करती हैं। वैसे तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। लेकिन लुक, फील, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, जिसमें और ऐड करें तो बी भी आएगा, बिकम आएगा, ग्रो आएगा, टर्न आ जाएगा। राइट, ये सारी वर्ब भी आ जाएंगी। ये सब के सब अपने मॉडिफायर के तौर पे एडवर्ब का यूज़ ना करके एडजेक्टिव का यूज़ करती हैं। तो ही फेल्ट बैड होना चाहिए। जैसे कोई कहे तुम दुखी लग रहे हो, हाँ, तो यू आर लुकिंग सैड। यू आर लुकिंग सैड बोलोगे ना, सैडली तो बोलोगे नहीं आप। तो ये सैड क्यों? क्योंकि लुक वर्ब को भी अपने मॉडिफायर के तौर पे किसकी ज़रूरत है? एडजेक्टिव की ज़रूरत है। राइट, याद करिए, एक बड़ा ही पॉपुलर सेंटेंस है कि क्विनाइन का टेस्ट कड़वा होता है। अब उसको कहा जाता है क्विनाइन टेस्ट बिटर। अब एक ऑप्शन मैं लिख देता हूं बिटरली। अब आप समझिए, बिटर एडजेक्टिव है, बिटरली एडवर्ब है। रूल के मुताबिक टेस्ट के साथ आपको, ये देखिए, टेस्ट के साथ किसको रखना चाहिए? एडजेक्टिव को। तो बिटर आंसर होगा, बिटरली नहीं। आप इन वर्ब्स को याद कर लीजिए कि इन सभी वर्ब्स के लिए आपको मॉडिफायर के तौर पे एडजेक्टिव यूज करना चाहिए, ना कि एडवर्ब। मूविंग ऑन, फिल इन द ब्लैंक से है अगला सेंटेंस। द नोटिफिकेशन हैज कम, यानी कि जो सूचना आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, लेट आया है। ऑफ लेट हाल फिलहाल में आया है। ऑफ लेट ये तो होता ही नहीं है, और लेटर तो होगा नहीं। लेटर आने वाले समय की बात करता है, टाइम की बात करता है। जैसे कहते हैं ना, आई विल कॉल यू लेटर, या 2 days लेटर। तो उस तरीके से ये सेंटेंस ड्रॉ नहीं किया गया है। तो यहाँ लेटर तो आएगा नहीं। या तो आप लेट लगा सकते हैं या फिर ऑफ लेट लगा सकते हैं। अगर आप लेट लगाते हैं तो मीनिंग होता है कि नोटिफिकेशन देर से आया है, द नोटिफिकेशन हैज़ कम लेट। और अगर आप ऑफ लेट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में ही आया है। समझ रहे हैं? नोटिफिकेशन अभी अभी जल्दी आया, 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी 2-4 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, काफ़ी पहले नहीं आया था, अभी हाल फिलहाल में ही आया है। तो आपको ऑफ लेट लगाना चाहिए, ये ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। ऑफ लेट सब्सिट्यूट है किसका? लेटली का। अगर आप लेटली नहीं यूज़ करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ ऑफ लेट। या अगर आप ऑफ लेट नहीं यूज़ करना चाहते हैं देन यू आर वेलकम टू यूज लेटली। ठीक है, तो द नोटिफिकेशन हैज कम लेटली या द नोटिफिकेशन हैज कम ऑफ लेट। मीनिंग क्या है? हाल फिलहाल में या हाल ही में।
नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक से ये भी सेंटेंस से पढ़ते हैं। He decided to redo, reappear, rewrite and retake his metric examination in order to get higher score. वो अपने मेट्रिक एग्जामिनेशन में फिर से हिस्सा लेना चाहता था, या उसने तय किया है ना, उसने ये फैसला किया था कि वो मेट्रिक एग्जामिनेशन में यानी कि मेट्रिक की परीक्षा में फिर से बैठेगा ताकि उसके नंबर्स बढ़ जाएं। इन ऑर्डर टू गेट अ हायर स्कोर, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ, इस उद्देश्य से क्या करना चाहिए सर। रीडू नहीं होगा, बिकॉज रीडू करते हैं किसी टास्क को, हाँ किसी काम को फिर से करने के लिए रीडू आता है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि मेट्रिक एग्जामिनेशन को फिर से करना है। बेसिकली बोलने में भी आ रहा है कि मेट्रिक एग्जामिनेशन में, मेट्रिक की परीक्षा में फिर से बैठना है, तो फिर से करना नहीं है। ठीक, देखिए सर, जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, किसी एग्जाम में, किसी टेस्ट में, किसी पेपर में, तो उसके लिए बेसिकली आप अपीयर और राइट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं के आगे री लग गया क्योंकि फिर से अपीयर होना या फिर से री राइट करना। तो क्या है, मैंने क्या कहा, जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो या तो आप उस एग्जाम में अपीयर होते हैं या तो फिर आप उस एग्जाम को राइट करते हैं। अब अगर आप अपीयर होते हैं तो अपीयर के साथ प्रेपोजिशन इन लगाइए, फिर एग्जाम लिखिए। आई एम गोइंग टू अपीयर इन यूजीसी नेट, I'm going to appear in the entrance exam for JNU. appear in, तो in तो लगा नहीं है इसलिए appear तो नहीं हो सकता, इसीलिए आप क्या करोगे, I'm going to write this paper, I'm going to write this exam। याद रखिए सर, जब आप किसी एग्जाम में हिस्सा लेते हैं तो या तो आप appear in करते हैं या तो फिर write करते हैं। तो in है नहीं इसलिए appear पीछे हो जाएगा, बचेगा क्या, write हो जाएगा। स्पॉट द एरर से अगला सेंटेंस है, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स बोलते हैं इच्छुक छात्रों को, बेसिकली वो लोग जो किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग जो किसी डिग्री को हासिल करना चाहते हैं, आप उन्हें एस्पिरेंट्स कह सकते हैं चाहे तो। द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स, बात किसकी हो रही है, क्या बात सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स की हो रही है या उनके परसेंटेज की बात हो रही है। गौर से देखिए तो पाएंगे उनके परसेंटेज की बात हो रही है। जैसे आप कहें द टीम ऑफ प्लेयर्स, तो आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स और टॉकिंग अबाउट द टीम। सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट द टीम, राइट। तो आपको जो वर्ब लगानी है टीम के हिसाब से लगानी। सिमिलरली यहां पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स, इंस्टेड वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ दीज सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स। तो हमें परसेंटेज के हिसाब से वर्ब लगानी चाहिए, एंड परसेंटेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको वर्ब के प्लेस पे क्या लगाना चाहिए, वॉज लगाना चाहिए, राइट। ये होगा, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स वॉज क्वाइट लो इन द लास्ट सेमेस्टर। नंबर 5, I have been to a few of his talks, मतलब मैंने उसकी कुछ बातें सुनी हैं। I have been to a few of his talks, यहाँ पर talks का मतलब उसकी स्पीचेस से आप ले सकते हैं। जैसे कोई पब्लिक स्पीकर हो, हाँ, तो आप उसके कई ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग गेस्ट में, लेक्चर्स में आप गए हैं तो आपने उसे कई बार सुना है, आपने उनकी कई सारी बातें सुनी हैं, कई सारे भाषण आपने उनके सुने हैं, बट अंडरस्टूड, लेकिन समझे। अब सुने हैं खूब, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सुने हैं। अ फ्यू, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत सुने हैं, लेकिन समझे कितना है, अ लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड, लेकिन समझे हैं क्या, थोड़ा बहुत ही जो उसने कहा। अब अकल से काम लीजिए कि आप कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। आप ये तो कह रहे हैं कि मैं उसके कुछ टॉक्स में गया हूं, मतलब यहाँ टॉक्स की संख्या को तो आप वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ 6-7 बार मैं उसके भाषणों में गया हूं। जैसे कोई कथावाचक हो तो आप 6-7 बार उसकी कथा में सुन गए हैं, तो ये आप ही हो गया, लेकिन समझे ना के बराबर है, तो आ नहीं आ सकता सर। जब बट लगा है तो दोनों तरफ कॉन्ट्रोडिक्शन होगा, जब ये प्लस में है तो ये माइनस में होना चाहिए। अकल लगाइए ना सर भाई। आ फ्यू आ लिटिल प्लस की बात करते, ये पॉजिटिव है, तो कॉन्ट्रडिक्शन में तो लिटिल आना चाहिए या फ्यू आना चाहिए, क्योंकि यही तो नेगेटिव हुआ। तो आ लिटिल गलत है, बस लिटिल वाले को चूज कर लीजिए। बट अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड, बट अंडरस्टूड ओनली लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड, बस, लेकिन समझा बिल्कुल ना के ही बराबर हूं।
ठीक है। डाउन ट्रोडन एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसका एंटोनिम बताना है। क्या लगता है डाउन ट्रोडन का एंटोनिम क्या होता है? सर डाउन ट्रोडन का मतलब होता है गरीब। अभी अभी मैंने वर्ड ऑफ द डे में एक वर्ड पढ़ाया, एम्पावरिश्ड। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, उसका मतलब भी होता है गरीब, डाउन ट्रोडन, जिसके पास साधन नहीं है, हाँ, जिसके पास चवन्नी भी नहीं है, जो पेनीलेस है, जो जो पुअर है, पॉपर है, डेक्रिपेट है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, डेक्रिपेट है, DECREPIT, पेनिलेस है, पिन्यूरियस है, इम्पिक्यूनियस है, इंडिजेंट है, सबसर्विएंट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बहुत आज्ञाकारी हो, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो ओबीडियंट है, ज़रूरत से ज़्यादा ओबीडियंट है, जो थोड़ा सा जी हुजूरी कर लेता हो, जो डोसाइल है, जो सर्वाइल है, एक तरीके से सबमिसिव है, जो कहीं से भी मना तो कर ही नहीं सकता, यस बॉस टाइप का आदमी, यस मैन जिसको कह सकते, वो सबसर्विएंट है। एम्पावरिश्ड होगा नहीं, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर एंटोनिम। एफ्लुएंट हो जाएगा, क्योंकि एफ्लुएंट का मतलब ही होता है रिच, पैसे से संपन्न, जिसको आप प्रॉस्परस भी कह सकते हैं, ऑपुलेंट भी कह सकते हैं, वेल ऑफ बोल सकते हैं, वेल टू डू बोल सकते हैं। बेरेफ्ट का मतलब भी होता है बंजर, विदाउट, विदाउट, लैकिंग, है ना, डिवॉइड जिसको कह सकते हैं, बिरीव्ड कह सकते हैं। तो ये सब तो नहीं होगा, ये कुल मिला के अगर हो सकता है बेरेफ्ट तो सिनोनिम हो सकता है, ठीक। तो एफ्लुएंट इसका सही एंटोनिम हो जाएगा, जो भरा हुआ है पैसे से, एफ्लुएंट है, फुल है एक तरीके से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है क्वेश्चन नंबर 7, अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। क्या है इसका मीनिंग? अब एक चैलेंज है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत से स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे क्या मीनिंग है, क्योंकि कुछ लोगों को तो स्लाई का ही मीनिंग नहीं मालूम होगा। स्लाई का मतलब होता है बहुत चालाकी, जैसे फॉक्स की प्रॉपर्टी है, एक इडियम है, एज स्लाई एज अ फॉक्स, लोमड़ी बहुत चतुर होती, बहुत चालाक। तो स्लाई लुक जिसमें चालाकी छिपी हुई है, एंड दैट इज लस्टफुल टू, जिसमें गंदगी भी है, मतलब आप किसी को देख रहे हैं बहुत चालाकी से, चतुराई से, और मन का भाव भी आपका गंदा है एक तरीके से, समझ रहे हैं आप, आपका मन का विचार भी नेक नहीं है उसको लेकर के। तो जब आप गंदी नजर से किसी को देख रहे हो तो दिस जेस्चर इज कॉल्ड टू लीर, इसको कहते हैं टू लीर एट समवन, है ना, गंदी नजर से किसी को देखना, राइट। लोर, लोरी से रिलेट कर सकते हैं। लोर बेसिकली परंपराओं के लिए आता है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कहीं लिखी नहीं है, बस आपने सुन रखी हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, परंपराएं हैं जो मानी जाती हैं, मतलब वर्बल, जो वर्बल इंफॉर्मेशन है या वर्बल रिचुअल्स हो सकते हैं उनके लिए। लार्क अ काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया होती है, उसे भी कहते हैं अ काइंड ऑफ बर्ड, और थोड़ा सा एंजॉय करने को भी कहते हैं, टू हैव फन, टू हैव फन। लिटरल बोलते हैं कोस्टल एरिया को। कोस्टल एरिया वो होता है जो समंदर के आसपास का एरिया जो होता है, जिसको आप तटीय एरिया कहते हैं, तो उसे कोस्टल एरिया को लिटरल भी कहा जाता है। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल इज लीर। मूट पॉइंट इडियम है, बताइए क्या लगता है मूट पॉइंट का क्या मीनिंग है? द इनिशियल स्टेज, शुरुआती क्षण। द डिबेटेबल पॉइंट, मतलब जिस पे चर्चा होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण। लीडिंग पॉइंट, सबसे आगे की बात। क्या लगता है? देखिए, टू मूट मीन्स होता है टू हैव डिबेट, टू थिंक, किसी विषय पे कुछ सोचना, विचार करना, बात करना, राइट, ये है मूट का मतलब। किसी विषय पे जब आप बात कर रहे हैं तो मूट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो मूट पॉइंट इज समथिंग जिस पे चर्चा होनी चाहिए या जिस पे चर्चा हो रही है। पॉइंट ऑफ डिबेट, पॉइंट ऑफ डिबेट, तो जिस पे चर्चा होनी चाहिए। अमूटेबल, अमूट पॉइंट, डिबेटेबल पॉइंट। यही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मूट पॉइंट का एक ये भी मीनिंग होता है ऑफ नो यूज, मतलब जो चीजें बेकार हैं, खोखली, जिनका कोई मतलब नहीं, मतलब चर्चा कर रहे हैं लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मूट पॉइंट का ये भी मतलब होता है कि क्यों चर्चा करें, इसे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है, मतलब आप चर्चा तो करें बट यू नो द रिजल्ट्स, यू नो द रिजल्ट्स, कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब सदन में किसी बिल पे चर्चा होती है और पहले से ही
सरकार के पास जो है मेजॉरिटी है, अच्छी खासी मेजॉरिटी है, तो भले ही गवर्नमेंट एक थोड़ा सा गलत बिल भी लेके आ रही हो जो ठीक ना हो और उस पर चर्चा भी हो रही हो, लेकिन मिलने वाला तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यस नो में यस की तरफ ही वोट ज़्यादा पड़ेंगे। जब मैंडेट है, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, तो अगर हम उस बिल पे चर्चा भी कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि बिल तो पास हो ही जाना है, रुकना तो उसे है ही नहीं। तो इसे मूड पॉइंट कहा जा सकता है। कॉक अ स्नूक एट एक इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब है किसी से मजे लेना, किसी का मजाक उड़ाना, थोड़ा सा उसकी खिंचाई करना, टिल्ली लिली करना, जिसको किसी को चिढ़ाना, किसी को अपने से थोड़ा सा नीचा दिखाना। ये इमेज देखिए सर, इसमें दादी है और उनका पोता हो सकता है, दोनों देखिए कैसे एक दूसरे को मजाक मजाक में चिढ़ा रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ना, ये जो मेकअप है ना, नाक के ऊपर अपने थंब को रखना और फिर आगे की चारों उंगलियों को खोल देना, ध्यान से देखेंगे तो ये एक मुर्गे की कलगी जैसा बन जाता है। ध्यान से देखिए, ये जो उंगलियां है ना, ये उंगलियां हो गई और ये देखिए मुर्गा बन गया। ध्यान से देखिए सर, ये जो जेस्चर है, ये लगता है कि मुर्गे की चोंच के ऊपर ये जो डिजाइन होती है ना, तो ये स्ट्रक्चर मुर्गे का लगता है। तो कॉक अ स्नूक एट का मतलब है किसी को चिढ़ाना। ये जो करते हैं लोग, हम आप करते हैं, ऐसा जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, टिल्ली लिली करते हैं, है ना, उसे मजे लेते हैं एक तरीके से। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है थंब वंस नोज एट, ये भी कहते हैं थंब वंस नोज एट, मजाक उड़ाना किसी को नीचा दिखाना। इसमें सीधे है कि थंब आप रख रहे हैं नोज के ऊपर। स्पाई फॉर समथिंग, जासूसी करना नहीं, स्टार्ट अ क्वेरल, झगड़ा करना नहीं, इंटरप्ट, व्यवधान डालना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट, इम्प्यूडेंट होने का मतलब होता है कि आप निर्लज्ज होंगे, बिल्कुल बात मानेंगे नहीं। कंटेम्प्ट का मतलब तिरस्कार हो सकता है, तो यही तो है सर, तिरस्कार कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, है ना, मजाक उड़ा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। तो कॉक अ स्नूक एट। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, आई गेस लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, आपको इसका एक्टिव पैसिव जो भी हो वो बनाना है, क्योंकि इधर से लग रहा है ये V2 है यानी एक्टिव है, इधर से लग रहा है ये V3 यानी पैसिव है। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, कल हमें ये ताला टूटा हुआ मिला। अब आपको इसका वॉइस चेंज करना है, तो ये तो तय है कि आप द लॉक से शुरू करेंगे, और फाउंड V2 है, V2 का पैसिव बनता है वॉज वर और थर्ड फॉर्म से। द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज ब्रोकन, गलत। द ब्रोकन लॉक नहीं, टूटा हुआ ताला नहीं। द ब्रोकन लॉक का मतलब तो टूटा हुआ ताला। क्या कह रहे हो, टूटा हुआ ताला मिला था? हमें टूटा हुआ ताला नहीं मिला था, हमें ताला टूटा हुआ मिला था। हमें टूटा हुआ ताला नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि हम कोई टूटा हुआ ताला ढूंढ रहे थे, नहीं सर, टूटा हुआ ताला और ताला टूटा हुआ में अंतर है। उसका मतलब है दोनों एक ही जैसी बातें हैं, लेकिन उनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हमें टूटा हुआ ताला मिला यानी कि टूटा था ताला, तो ताला पहले से टूटा था, हम ये कहना चाह रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि हमें ताला टूटा हुआ मिला, तो हमें ताला मिला जो कि टूटा था। तो लॉक ब्रोकन था, ब्रोकन लॉक नहीं था। द लॉक वॉज फाउंड ब्रोकन बाई अस लास्ट नाइट, ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। द लॉक वॉज फाउंड ब्रोकन बाई अस लास्ट नाइट। इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है, पर वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, अगर आप एक कंप्लीट बैच चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच इंग्लिश का, जो कि सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, सीडीएस जैसे खास एग्जाम्स में आपके काम है, क्योंकि सीजीएल में मेंस में 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है, स्टेनो में 100 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, सीपीओ में प्री और मेंस को मिला के 250 क्वेश्चंस आते हैं, 250 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का, राइट। और इसमें भी अगर आप 135 और 50 कर लें तो ये भी 185 मार्क्स की इंग्लिश होगी। सीडीएस में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो अगर आपको बहुत बढ़िया स्कोर करना, 90% या उससे भी ज़्यादा स्कोर करना है, तब आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल में इंग्लिश के 100 मार्क्स हैं विद डिस्कशन, जिसके हर एक मार्क में 50 क्वेश्चन हैं, और उन 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस आरसी के यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स के, 15 क्वेश्चंस वोकैब के और 15 क्वेश्चंस ही ग्रामर के। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस के जब 100 मार्क्स होंगे, यानी कि 5000 मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जाएंगे। एक बैच 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना है,
और जो इसकी वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। बैच की जो फीस है अभी कम है, 1499 में ये बैच अवेलेबल है क्योंकि अभी 25% का डिस्काउंट है। मैं ये सुझाव दूंगा कि आप इसके डेमो लेक्चर्स जरूर देख लें। एप्लीकेशन को ओपन करें, इस बैच को सर्च करें, मिल जाएगा। आप इसके डेमो लेक्चर्स और टेस्ट जो हैं उन्हें अटेम्प्ट करके जरूर देखें। आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट कितना स्टैंडर्ड है, कितना स्मार्ट है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। अगर आप A to Z इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, बिगिनिंग से, शुरू से करना चाहते हैं, ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ मेरे से पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच, इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन। इस बैच की टोटल फीस है जस्ट 1199 यानी 1199, और वैलिडिटी कोई है ही नहीं, जब तक आप चाहें एक्सेस करते रहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो सेशन जरूर अटेंड करें इस बैच के भी, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा चीज़ें कितनी बेनिफिशियल हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं मुझसे इंग्लिश की, तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। यू मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आइए। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज़रूर सीखा होगा इससे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।